तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो पॉइंट छोड़ा था मैनेजमेंट का, वो यहाँ छोड़ा था प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, स्टाफिंग पे एंड डायरेक्टिंग पे। हम लोग बात करेंगे आज इसके अंदर कि आगे के कौन कौन से प्रोसेस है जहाँ से इसको हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। लास्ट टाइम एग्जाम पर भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि जब भी कभी हम लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होती है? प्लानिंग। किसी भी चीज़ को फंक्शन में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, बिकॉज नथिंग कैन बी डन विदाउट प्लानिंग। आपको पता है बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, एंड वेयर इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। यानी कि व्हाट इज टू बी डन मतलब क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, हाउ इज टू बी डन कैसे करना है, और किसके लिए करना है, ये है प्लानिंग। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे ये क्वेश्चन 7 तारीख को भी पूछा हुआ था और 8 तारीख को भी पूछा हुआ था कि जैसे कोई स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट है, ठीक है, और कोचिंग मैनेजमेंट है, तो जब भी कभी उसको प्रॉफिट मोटिव चाहिए ना तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि उसमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट को अर्न करने के लिए उसे प्लानिंग करनी पड़ती है कि सर हमें एग्जीक्यूशन कैसे देना है ताकि हम लोग अच्छे तरीके से आगे वर्क कर पाएँ। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले आता है दोस्तों प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्या? मैनेजमेंट का प्लानिंग। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, बिना करे आप लोग कुछ नहीं मिल सकता। प्लानिंग के कॉन्टिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था कि प्लानिंग क्या है। ठीक है, और इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक एक एक्सरसाइज है हमारी। फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे परिस्थिति स्थिति जाती हैं उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करना पड़ता है। प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आप सभी को पता है यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, तो उन चीज़ों से लड़ने के लिए हमें क्या करता है? रिस्क को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, वेस्टफुल एक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करने की बात करता है। और इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमारा ना एग्ज़ाम में ये चीज़ें हैं, हमारा जो पढ़ना है वो प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें छोटा से छोटा जो है ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पर हम लोग इसको आराम से पढ़ें और जाकर एग्जाम में दें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि भी हमें कम से कम कंटेंट मिले और हम लोग अच्छे से अच्छा एग्जाम हम लोग दे पाएँ। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है दोस्तों? सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सेट क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि जैसे मैं कोई काम खोलने के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैंने एक कोचिंग सेंटर ही ओपन करना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या करना है? डिटरमाइनिंग एंड फोरकास्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग गोल्स। जो भी मेरे फैक्टर अफेक्टिंग गोल्स हैं मैं उनके बारे में फोरकास्ट करूंगा। जैसे आप सभी को पता है कि कोचिंग टाइम के अंदर जब भी कभी फरवरी और मार्च का टाइम आता है ना, तो फाइनल एग्जाम के बाद में अप्रैल मई जून 3 महीने लीन आता है। तो मुझे उसे कैसे टैकल करना है, कैसे मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसको कहते हैं प्लानिंग। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि मुझे ऑल्टरनेट भी ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मुझे पता है लीन टाइम आएगा 3 महीने का, तो हो सकता है मैं इंग्लिश कोर्स लॉन्च कर दूं, या हो सकता है मैं कोई जो है कुछ डिस्काउंट देके मैं ओपन कर दूं। तो क्योंकि मुझे पता है उसको मुझे कवर करना है, तो मुझे ऑल्टरनेट सोर्स तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। सेलेक्टिंग दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि अगर जब तक मैं अपने कोचिंग में बेस्ट कंटेंट नहीं दूंगा, या मैं आप लोगों को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अगर मैं आपको बेस्ट कंटेंट नहीं दूंगा शायद आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको सही तरीके से अगर डाटा ला कर नहीं दूंगा तो शायद आप लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि आप लोगों के लिए पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस डालूंगा, तो मैं प्लानिंग कर रहा था आपको कैसे उसको एग्जैक्ट लेके आना है और उस प्लान को मुझे कैसे फॉलो करके आपको एग्जीक्यूट करके देना है। दे ऑल आर पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई या फिर कोई भी रेफरेंस इतनी आसानी से नहीं चल सकता। और प्लानिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑर्गेनाइज करना। यानी कि जैसे मैंने कोचिंग खोला, ये मेरी प्लानिंग थी। अब मुझे कहीं पर भी कोई स्ट्रक्चर तो लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो लेना पड़ेगा। उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इज जस्ट टू पुट ऑन आइडिया ऑन राइटिंग, बट टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया इनटू रियलिटी ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड। आप सभी को पता है कि मैंने कोचिंग सेंटर सोच लिया और मैंने कोई इंस्टीट्यूशन या कोई जगह मैंने बोरो नहीं करी, ठीक है, कोई प्लेस नहीं लिया, तो फिर मैं कोचिंग चलाऊंगा कहाँ पर? तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? ग्रुप भी चाहिए और जगह भी चाहिए, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट और अपने वर्क को डिवाइड कर सकूँ स्मॉल जॉब्स में। देन देयर स्मॉल जॉब्स आर असाइन टू डिजाइन पर्सन टू क्लैरिफाई द राइट्स और ड्यूटीज देयर एम्प्लॉय। जैसे मुझे क्या पता है कि मैं अकेला नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मुझे कंटेंट राइटर भी चाहिए, ठीक है, मुझे और टीचर्स भी चाहिए, ताकि मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज
वे में सभी की जॉब्स को उनको दे सकूं, सभी के काम उनको दे सकूं, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक जो मेथड है उनको प्रोवाइड कर सकूं। भाई तुम्हें अकाउंट्स पढ़ाना है, तुम्हें मैथ्स पढ़ाना है, तुम्हें पॉलिटी पढ़ानी है, तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मैं उनको अच्छे तरीके से उसको उनके रिलेशन के हिसाब से, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं उनको एस्टेब्लिशमेंट करके उनको वो काम सौंप सकूँ। ठीक है, स्टेप्स क्या है भैया? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सबका मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगा कौन काम कैसे कर सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकता हूँ उसका, मैं डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकता हूँ। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी असाइन कर सकता हूँ, और एस्टेब्लिशमेंट द रिलेशनशिप ऑफ डिपार्टमेंट, सभी के लिए मैं एस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप, ताकि वो मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या भैया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, अब मुझे क्या चाहिए भैया? स्टाफ चाहिए। अब स्टाफ करूँगा मैं, जैसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे गाइड करते हैं या कैसे हम लोग उसको रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2 क्वेश्चन थे कहीं। ठीक है, अंडर ऑर्गेनाइजेशन होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल जॉब्स टू परफॉर्म देयर जॉब वेरियस पोस्ट इन द created in the different departments. ठीक है, अंडर स्टाफिंग दिस पोस्ट आर फिल्ड बाय पीपल, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन ड्यू टू द परफॉर्म स्टाफिंग। जिसमें सबसे पहले स्टेप क्या है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो भैया, जितनी मुझे जरूरत है मैन पावर की जरूरत है, मैं उतनी ही रिक्रूटमेंट करूंगा। क्या करूंगा? रिक्रूटमेंट करूंगा। पहले देखूंगा जगह कितनी है, फिर मैं रिक्रूटमेंट करूंगा, फिर मैं उनका सिलेक्शन करूंगा, फिर उनकी प्लेसमेंट करूंगा या मैं ओरिएंटेशन करूंगा, फिर उनकी ट्रेनिंग कराऊंगा, भैया हाँ मुझे ये काम कराना तो आप सीखिए, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखूंगा और उस हिसाब से मैं उसको क्या दूंगा? प्रमोशन दूंगा या उसके कैरियर के लिए प्लानिंग करूँ। हाँ भैया तुमने बहुत अच्छा काम करा है, चलो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ, कंपनसेशन दे दूंगा मैं उसको। ठीक है, और ये क्वेश्चन था एग्जाम में भी। ठीक है दोस्तों, कंपनसेशन देना। ठीक है, या ये चेक करना कि भैया बाहर जो कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या काम करना है। देखो उस टाइम पर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे याद, अब आने शुरू हो गए। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है फिर है डायरेक्टिंग। अब देखो दोस्तों, स्टाफिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, और मैं उनको बताऊँ ना भाई तुम्हें काम कैसे करना है, यानी कि मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दूँ, उनको गाइड ना करूँ, कम्युनिकेट ना करूँ। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था कम्युनिकेशन के ऊपर दोस्तों। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, अब मुझे धीरे धीरे याद आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्टाफिंग मैन पावर इज displayed on various past. However, even the placement and work cannot be started until the staff is unaware about their objectives of their department. अगर किसी को यही नहीं पता कि उनको काम क्या करना है, तो भाई वो क्या काम करेंगे? मैंने सुबह आया और मैं पूछने लगा हाँ भी तुमने क्या काम किया, और मैंने उनको बताया नहीं कि भाई तुम्हें आज क्या करना है, कितने बच्चे डेमो के लिए आएंगे, ठीक है, किन बच्चों को फॉलो अप लेना है, ये मैं अगर बताऊंगा ही नहीं तो फिर वो मेरा ऑर्गेनाइज कैसे कर पाऊंगा, उसको मैं डायरेक्ट कैसे कर पाऊंगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर। और मैं फिर से कह रहा हूँ सर, मैनेजर के ऊपर भी 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैनेजर की ड्यूटी क्या है, वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कुछ इसके ऊपर सिचुएशनल क्वेश्चन थे। ठीक है, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी बनता है, और अबाउट द एक्सपेक्टेशन इन दी डिफाइनिंग देयर जॉब्स, ये काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, वंस एम्प्लॉयज start with their work it become the responsibility of the manager to guide them along with good leadership। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप के ऊपर भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसको भी मैं अभी नीचे मैंने PDF बनाया हुआ, उसमें डिस्कशन करूंगा। when employees carries on their work following the directions under the leadership of the manager it became their responsibility to a close eye on their work। ठीक है, on their work, reduce their work relation problem। a manager is also required to motivate his employees from time to time to so that they work with full energy and dedication। आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट, ठीक है, और सुपरवाइजर और वर्कर, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति है जो इन सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है। फॉरमैन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अंडर डायरेक्टिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड, कौन सी है भैया? कम्युनिकेशन, ठीक है, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप। दोस्तों यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। डेली यहाँ से आपके 5 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। अभी नीचे वाली PDF में मैं इसको भी कवर करूँगा आप लोगों के लिए और बताते चलूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन थे। 5 से 8 क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या भैया कि इट मीन्स ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट अंडर द मैनेजर watches whether the work is being performed as per the set plan or not। यानी कि वो जो प्लान उन लोगों ने बनाया है वो देखते हैं कि भाई उसके हिसाब से वहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि कोचिंग में सुबह 9 बजे आना है, आप घूमते फिरते आ रहे हो 10 बजे, ठीक है, 5 बजे कोचिंग बंद होगी, आप 4 बजे निकल जा रहे हो,
तो ये कोई मैनेजमेंट थोड़ी ना, ये कंट्रोल थोड़ी ना है कि जो बंदा जैसे मर्जी आ रहा है वैसे ही काम कर रहा है। तो मैनेजर आल्सो चेक करता है भैया क्वालिटी भी, ठीक है, क्वांटिटी भी, कि जो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी जा रही है उसको अलाइनमेंट करना, डिटरमाइन करना, स्टैंडर्ड और नोट, देयर इज अ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, देयर करेक्टिव एक्शन आर टेकिंग, कि भैया सब कुछ हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोसेस है इसके अंदर सबसे पहले क्या भैया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कर दीजिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पे उसको मेजर कीजिए, कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स के भैया उसने कैसे उस चीज़ को अचीव किया, एनालिसिस द डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया उसके बाद फिर एक बढ़िया से एक्शन लीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। तो ये आपके पांचों मैनेजमेंट के क्या थे दोस्तों, आपके जो गोल्स थे, जैसे हम लोग मैनेजमेंट को रन करते हैं। बात करते हैं आगे हम लोग दोस्तों थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं अप्रोचेज इन मैनेजमेंट थॉट। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 तरह की अप्रोचेज हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। 3 तरह की अप्रोचेज हैं, इसको वो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन सी है भैया। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच को हम लोग वेब, जो मैक्स वेबर है 1900 उन्होंने इसको दिया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐप जो FW टेलर है उन्होंने दिया है। और तीसरा आप सभी को पता ही है एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसेस मैनेजमेंट जो अप्रोच है वो किसने दिया है, हेनरी फ्योल साहब ने दी 1910 में। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो एल्टन मायो ने दी है और बर्जर ने दी है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। बिहेवियरल साइंस अप्रोच दी हुई है ए मास्लो ने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, मास्लो हायरार्की का। क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस जो FW टेलर ने दी है। और सिस्टम अप्रोच भी कहीं ना कहीं हमारे जो बोल्डिंग जोसेफ हैं, जॉनसन हैं और अदर लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में बात की है। और कॉन्टीजेंसी अप्रोच जो कोर्च लॉरेंस और अदर लोगों ने इसके बारे में बात की है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी से, एडमिनिस्ट्रेशन और द प्रोसेस मैनेजमेंट अप्रोच। ये कौन सी है भैया, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जिसको हेनरी फ्यूल ने दिया है 1910 में। दोस्तों हेनरी फ्यूल के ऊपर भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ते हुए चलना। फ्यूल ने कहा, फ्यूल रोट अ बुक नेमली जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपसे पूछ सकता है, इन विच ही डिस्क्राइब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ही आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इनको फादर कहा गया है, जनक कहा गया है। कौन कौन से प्रिंसिपल है भैया, सबसे पहला है भैया डिवीजन ऑफ वर्क, अकाउंटिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों से क्वेश्चन था दोस्तों, 7 तारीख को इन दोनों से क्वेश्चन था। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्कैलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी के बाद स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी कि यूनियन स्ट्रेंथ। आप सभी को पता है अगर यूनियन है तभी स्ट्रेंथ है। तो इस 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके टेलर साहब ने हमें जो है इन्होंने इसको जो है फ्यूल साहब ने, माफ़ी चाहूँगा, हेनरी फ्यूल साहब ने इसको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेलर की भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्या भैया, कि सभी व्यक्ति को वेरियस तरीके से इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बेसिक टू ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन देयर एक्टिविटी, स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू इंडिविजुअल। हेनरी फ्यूल ने क्या रिकमेंड करा कि भैया दैट वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी सब डिवाइडेड टू एलोकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, बाय रिपीटिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क इंडिविजुअल एक्वायर स्पीड एक्यूरेसी इन द परफॉर्मेंस। तो उन्होंने कहा कि भैया सब लोगों को क्या कर दो, वर्क बांट दो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का काम तो भैया अकाउंटेंट नहीं कर सकता ना मेरे भाई, तो सभी लोगों को क्या दिया, अपनी अपनी अथॉरिटी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने अपने काम को फर्क करना शुरू कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब तक आपकी अथॉरिटी नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, तो काम करने में मजा नहीं आता। बात करते हैं राइट टू पावर टू गिव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या है भैया, द ड्यूटी विद द सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। फ्यूल ने सजेस्ट किया भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी हैंड टू हैंड होना चाहिए। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट प्रमोट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना आपसे शुरू में कि जिसका मन कर रहा है अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, किसी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं है मैनेजमेंट में, तो वो तो काम नहीं कर पाएगा ना भाई। 10 बजे आ रहे हो, 5 बजे जा रहे हो, और उसी के लिए हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन। किसी भी काम को करने के लिए, ओबीडियंट रूल को बनाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए।
इसीलिए हेनरी फ्यूल ने डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छा बताया है, क्या कैन बी मेंटेन बाय गिविंग गुड सुपीरियर टू ऑल लेवल, यानी कि उनको थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, मैनेजमेंट बनाइए, एंटिटी बनाइए, आर्ग्यूमेंट जो एम्प्लॉइज है उसको कहीं ना कहीं कम कीजिए, बात कीजिए उन लोगों से, इसीलिए मैनेजर का रोल दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो ये प्रिंसिपल है जो सबऑर्डिनेट के साथ में वर्क करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, वन सुपीरियर रोल, यानी कि भैया ये एक को कहता है। जैसे मैनेजर ने किसको कहा मेरे भाई, मैनेजर ने या तो फॉरमैन को कहा या फिर सुपरवाइजर को कहा कि भैया देखो ये काम करना है, और वो आगे कोऑर्डिनेट करता है अनदर पर्सन के साथ में, ताकि फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर कर सके और अपने गोल ऑब्जेक्टिव को, कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसको कंप्लीट कर सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोस्तों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल को दिया और मिडिल ने लोअर को दिया और वो बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि इफ दिस लिखा हुआ है वन प्लान ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग दी सेम ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका काम क्या है, कोचिंग को आगे बढ़ाना। तो यानी कि जो हमारा, जैसे मैं हूँ, मैंने डायरेक्ट किया मैनेजर को, मैनेजर ने किया अदर टीचर्स को, और बहुत अच्छे फ्लुएंट तरीके से वो पूरा काम चल रहा है, क्योंकि हमारा काम क्या है, सर्विसेज देना। अगर वो सर्विसेज में अच्छी दे रहा हूँ दैट मीन्स मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, हम लोग अच्छे डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो कन्फ्लिक्ट, देन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्रेफर्ड बाय देयर एम्प्लॉय। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है, अगर एक जैसे टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स को काफ़ी लोग बच्चे गैस करना है, यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, यार ये टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, यार ये सही से नहीं करा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, दूसरे टीचर को बात करिए, यार देखो सर वो सर ऐसे ऐसे बात है। तो जब भी कभी कोई ऐसी बात हो, या जब भी मैनेजमेंट में ऐसा कोई रेफरेंस बनता है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए था, तो उस समय हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना दोस्तों, वो पीछे होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करें। यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी एक पार्ट है। फिर उनको क्या मिलना चाहिए दोस्तों, रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अगर बहुत अच्छा काम किया है तो वर्क असाइन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज वेजेस रेट फॉर द वर्कर इन द सिमिलरिटी इंडस्ट्रीज, ये सब चीज़ें भी, यानी कि जो अलाउंस है, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स को दी जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर है सेंट्रलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल फॉर्म्स में, ठीक है, एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज बिकॉज management orders go directly to the subordinate, but in the large organization there is less degree of centralization because a manager manages orders to pass through number of mediators to the employee or worker। आप सभी को पता है कहीं ना कहीं जो मैनेजर है वो इन सब चीज़ों के अंदर वर्क करता है और सभी के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्केलर चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं डेली, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। सी ने एक्स को कहा, डी ने वाई को कहा, इस तरीके से कहीं ना कहीं सेगमेंट है, इसको भी समझते हैं। स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड, स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन मीन्स द चेन ऑफ कमांड बिकॉज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। देखो यहाँ पर ना, जो कल एग्जाम में एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ पर ना ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी थी, उन्होंने कहा था लोअर लेवल हायर लेवल को करता है, तो इसमें से कौन सी गलत थी, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। ये हायर टू लोअर चलता है, लोअर टू हायर नहीं चलता। इसीलिए फ्यूल साहब ने कहा इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू फॉलो स्केलर चेन बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक कम्युनिकेशन फास्ट एंड इफेक्टिव, यानी कि आप क्या कीजिए, कम्युनिकेशन को सुधारिए। फ्यूल ने और क्या कहा, द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लांक, आप सभी को पता होगा गैंग प्लांक का मतलब है एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, यानी कि बहुत तेजी से कम्युनिकेशन जो है बढ़ जाए, और जहाँ पर अवॉइड करे मिस कम्युनिकेशन को, वो हमारे जो मैनेजमेंट को बहुत अच्छा बना सकता है। हम लोग बात करें साथियों ऑर्डर की, आप सभी को पता है टॉप लेवल जो है मैनेजमेंट, वो जो है हमारे लोअर लेवल को क्या करता है, ऑर्डर करता है और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराने के लिए एक राइट वे में इसको वर्क करता है। अब बात करें हम लोग इक्विटी की, employee must be treated with kindness, merit and equality, devotion and loyalty are expected from them। आप सभी को पता है कि जब तक हम लोग सभी को समान नहीं मानेंगे, यानी कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या उनको जो है कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे अगर उनको अनइक्वल फील कराएंगे, तो शायद वो हमारे मैनेजमेंट के लिए भी सही नहीं है। फिर स्टेबिलिटी, फ्यूल कहते हैं सर, फ्यूल एम्फसाइज दैट एम्प्लॉय शुड नॉट बी मूव फ्रॉम देयर पोजीशन फ्रीक्वेंटली। आप सभी को पता है अगर कोई व्यक्ति इधर से उधर टहलता रहेगा या इधर से उधर टाइम वेस्ट करता रहेगा, तो मैनेजमेंट का कितना बड़ा लॉस होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रॉफिट क्या होता है सर, मैनेजमेंट का प्रॉफिट क्या होता है कि जो आपके पास एक रीजनेबल टाइम, यानी 9 to 6 ऑफिस आवर है, अगर उसमें भी लोग बाहर टहल रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो तो लॉस ही है ना सर, फिर प्रॉफिट कैसे अचीव करेंगे। फिर है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या है भैया कि फ्यूल वांटेड द सबऑर्डिनेट
should be given an opportunity to make their some effect initiative and in the thinking और द एग्जीक्यूटिव द प्लान। आप सभी को पता है कि आजकल मैनेजमेंट में ना एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं फीडबैक। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि भैया कोई भी चेंज करना है, हर किसी को अप्रिसिएशन। मान लीजिए किसी ने, कोई वर्कर है, उसने बहुत अच्छा सजेशन दिया तो मैनेजर ने उसको गिफ्ट कर दिया या कुछ ऐसा दिए चीज़ें, ताकि वो अपने आप को प्रमोट कर पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक, ताकि वो अपनी चीज़ों को, उन फीडबैक को फीड फॉरवर्ड मिले और मैनेजमेंट के लिए अच्छा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बना सके। फिर है एस्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि यूनियन स्ट्रेंथ, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे। क्या है भैया यूनियन स्ट्रेंथ का मतलब है द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज लाइज इन द कॉर्पोरेशन एंड हार्मनी ऑफ इट्स वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल शुड नॉट बी यूज्ड बिटवीन एम्प्लॉय। आप सभी को पता है, अगर मैं किसी के साथ बायस करूंगा तो शायद मेरा मैनेजमेंट टूट जाएगा। अगर मैं सबको इक्वल रखूंगा तो शायद सब लोग अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। ठीक है, मानता हूँ हर किसी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, अंदर नहीं। अगर अंदर करेंगे तो सर वो यूनियन की जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाएगी। द डिफरेंस ऑफ opinion should be settled through the discussion. Employee must work as a team. As a result, they should be team spirit. अब कहते हैं ना, जब भी कभी हम लोग कोई काम करते हैं, अभी मेरी टीम ने किया है, मैंने नहीं किया सर, टीम ने किया। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियो ला रहा हूँ, तो सर ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी पूरी टीम है। आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो हम लोग सभी मिलके तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। अगर मैं अकेला काम करने जाऊँ तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों ने कहा कि मुझे मैनेजमेंट के नोट चाहिए, तो फिर मैंने 2-3 लोगों से बात की, नोट्स निकाले, किसी को क्वेश्चन बोला, किसी को वीडियो बनाने के लिए बोला। तो सर ये क्या है, टीम है, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एस्पिरिट दी कॉर्प्स है सर, यूनियन है हमारी, तभी तो हमारी स्ट्रेंथ बनी है। तो दोस्तों ये हमारे 14 प्रिंसिपल थे हमारे फ्यूल साहब के, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच, यानी कि भाई साहब हमारे दूसरे वाले जो भाई साहब हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं जी, उन्होंने इसको डेवलप किया है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच को। ठीक है, और इसको भी जल्दी कवर करते हैं हम लोग। इसके सिस्टम क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अप्रोच इज अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल होना चाहिए, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी कि फॉर्मल में क्या होता है, चीज़ों को रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, पर इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी इसमें नहीं होती। कल को कन्फ्लिक्ट होता है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के लिए कहीं ना कहीं इसको मैंडेट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वही कुछ वर्ड जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, सिस्टम ऑफ रूल होना चाहिए। ठीक है, क्लीन हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की, इन पर्सनल रिलेशन, फॉर्मल रिलेशन होने चाहिए, प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए, अपने आप में किसी को प्रमोशन उठाकर ना दें। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये रीड कर लेना। ठीक है, जो मेरिट्स हैं इसके रीड कर लेना। मैं आप लोगों के लिए पीपीटी तो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं है। बात करते हैं दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे फ्यूल के बाद हमारे जो दूसरे पर्सन है, उन्होंने, जो टेलर साहब हैं, उन्होंने ये अप्रोच दी है और पेपर इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहा है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हम लोग बात कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम वर्क शुड बी डन बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड द एनालिसिस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशन, जजमेंट एंड ओपिनियन। ठीक है, उन्होंने कहा भैया इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस पे वर्क कर लो भाई, ताकि आप लोग जो है पहले से ट्रेडिशनल अप्रोच में जजमेंट से बच सकें और अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर सकें। मैथड शुड बी यूज फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स rather than depending on the rules of thumb और ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको पता है गलती करके बार बार सीखना या कोई मैनेजमेंटल रूल है उनके ऊपर आप लोग बेस ना हो। ठीक है, जो आपको इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस से मिलता है, ताकि आप उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से कर सको। फीचर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च इज द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, बिल्कुल अच्छी बात है। इट इज रिप्लेस ऑन द ओल्ड एंड आउटडेटेड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों इसके जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके। प्रिंसिपल ऑफ द साइंस नोट रूल ऑफ थंब। दोस्तों हाँ, ये इसके ऊपर क्वेश्चन था कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंस भी है और एक आर्ट भी है। उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई थी, आपको पहचानना था पढ़ के कि कौन सी साइंटिफिक है और कौन सी आर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्ट आउटपुट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन या एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो दोस्तों ये आपको अप्रोचेस पढ़नी है। ठीक है, मैं अभी इसका जो आगे का पार्ट है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिए। इसी वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको,
जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को।